नाज़रीन, भारत के लिए चीन के साथ सरहदी महाज पर एक बार फिर खतरे की घंटी बज रही है। इस बार मामला लद्दाख का नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश के तांगसिंग इलाके का है, जहां चीनी फौज की मुबैना पेशकदमी, भारतीय फौज की तरदीद और मकामी लोगों के दावों ने मोदी हुकूमत के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया। चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा करार देता है और उसे जनूबी तिब्बत कहता है, जबकि भारत उसे अपना अटूट हिस्सा समझता है। 1962 की जंग के बाद भी यह तनाज़ा खत्म नहीं हुआ और अब जून और जुलाई 2026 में तांगसिंग से आने वाली इत्तलात ने इसे एक बार फिर खबरों में ला खड़ा किया। मकामी तंजीमों ने इल्जाम लगाया कि चीन ने अपर सबानसिरी के तांगसिंग इलाके में बास मकामात पर अपनी मौजूदगी बढ़ाई, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और भारतीय फौज की गश्त मुतासिर हुई। भारतीय फौज ने 29 जून को इन खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि चीनी फौज की कोई नई दरअंदाजी या नए फौजी कैंप कायम करने की इत्तलात गलत और बेबुनियाद है। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल यानी पीपीए की 4 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जुलाई में तांगसिंग का दौरा किया। कमेटी ने बाद में यह दावा किया कि शेरा 5 पॉइंट नामी एक भारतीय गश्त का मकाम है जो 2023 से खाली है और बाज रिवायती इलाकों तक भारतीय फोर्सेस की गश्त जो है वो मुतासिर हुई है। अब सोशल मीडिया पर यह दावा भी गर्दिश करने लगा कि चीन अरुणाचल प्रदेश में 60 किलोमीटर तक अंदर आ चुका है, लेकिन उस दावे की आजादाना तस्दीक नहीं हुई। 19 अगस्त को मरकजी वजीर करन ने भी 60 किलोमीटर अंदर चीनी फौज के दाखिल होने की बात को मुस्तरद किया। अलबत्ता यह जरूर तस्लीम किया कि अरुणाचल की सरहद पर हदबंदी का मसला मौजूद है। इसलिए असल सवाल 60 किलोमीटर का नहीं, असल सवाल यह है कि तांगसिंग में जमीन पर आखिर हो क्या रहा है। और सवाल की अहमियत मोदी हुकूमत की माजी की वजह से भी बढ़ जाती है। 2020 के गलवान तसादुम को अगर याद करें, 15 जून को भारतीय और चीनी फौजियों के दरमियान खूरेज झड़प हुई जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए। चीन ने बाद में अपने 4 फौजियों की हलाकत तस्लीम की। उसके चंद रोज बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना कोई भारतीय इलाके में दाखिल हुआ, ना किसी भारतीय चौकी पर कब्जा हुआ। लेकिन उसके बाद लद्दाख में दोनों ममालिक की फौजें बरसों तक आमने सामने रहीं। कई मकामात पर फौजी इनखला हुआ, बफर जोन बने और भारतीय फौज की रिवायती गश्त के इलाकों पर सवालात उठते रहे। हुकूमत ने इसे भारतीय सरजमीन के मुस्तकिल नुकसान के तौर पर तस्लीम नहीं किया। लेकिन 2024 में भारत और चीन को डेमचौक में गश्त के इंतजामात दोबारा तय करना पड़े। भारतीय वजारत खारजा ने बाद में पार्लियामेंट में यह बताया कि 2020 से पैदा होने वाले फौजी तनाज़े वाले मकामात से इनखला का अमल मुकम्मल हो चुका है। तो वहां पर एक बुनियादी सवाल पैदा हुआ कि अगर 2020 में सरहद पर कुछ भी नहीं बदला था तो 2024 में गश्त के इंतजामात दोबारा तय करने की जरूरत क्यों पेश आई। यही वजह है कि मोदी हुकूमत पर हर मामले में बराह रास्त झूठ का इल्जाम जो है वो लगता चला आ रहा है। चीन के मामले में हुकूमत के बाद इब्तदाई बयानात और बाद के वाकयात या सरकारी मुआहिदों के दरमियान ऐसे तजादात जरूर रहे हैं जिन्होंने सवालात पैदा किए और अब वही सवाल तांगसिंग में दोबारा सामने आया। भारतीय फौज कहती है कोई नई दरअंदाजी नहीं, मकामी तंजीमें कहती हैं चीनी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, वो कहती हैं कि बाज गश्त के मकामात मुतासिर हुए हैं। मरकजी वजीर कहते हैं 60 किलोमीटर वाली बात गलत है, लेकिन सरहदी हदबंदी का मसला मौजूद है। तो फिर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सरहद पर कब्जा सिर्फ ये नहीं होता कि एक फौज हजारों फौजियों के साथ आगे बढ़ा है। कभी मामला गश्त के रास्तों का होता है, कभी नई सड़क का होता है, कभी किसी चौकी का, और कभी ये कि एक फौज को उस इलाके तक जाने से रोक दिया जाए जहां वो पहले बाकायदगी से गश्त करती थी। इसलिए शेरा 5 पॉइंट्स जैसे गश्त के मकाम के बारे में सामने आने वाला दावा अहम है, अगरचे उसकी तस्दीक सरकारी सतह पर नहीं हुई। और ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब भारत और चीन 2020 के बहरान के बाद ताल्लुकात मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली मुसलसल कहती रही कि सरहद पर अमन और सुकून दोनों ममालिक के लिए मजबूरी ताल्लुकात के लिए जरूरी है। यानी एक तरफ भारत चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशा है, दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश से चीनी सरगर्मियों के इल्जामात हैं और यही तजाद इस कहानी को हम बनाता है। अगर तांगसिंग में वाकई कोई नई चीनी पेशकदमी नहीं हुई तो भारत को यह वाजे करने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि चीनी फोर्सेस कहां मौजूद हैं, भारतीय फौज कहां गश्त कर रही है और जिन मकामात के बारे में दावे किए जा रहे हैं वहां असल सूरत हाल क्या है। और अगर मकामी दावों में हकीकत है तो फिर सवाल यह होगा कि क्या भारत एक बार फिर सरहदी हकीकत को सियासी बयानात के जरिए महदूद करके पेश कर रहा है, क्योंकि गलवान के बाद भी यही बहस हुई थी। मोदी हुकूमत ने कहा कि भारतीय इलाके में कोई दाखिल नहीं हुआ, लेकिन 4 साल बाद भी उसी सरहद पर गश्त के इंतजामात दोबारा तय करना पड़े। अब तांगसिंग में भी हमें दावे, तरदीद और जमीनी इत्तलात एक दूसरे के मुतरादिफ दिखाई देते हैं। इसलिए 60 किलोमीटर के एक दावे का मरकज असल सवाल ये जन्म देता है कि क्या चीन अरुणाचल प्रदेश में खामोशी से अपनी पोजीशन बेहतर कर रहा है और क्या भारत पै दर पै अपनी आवाम को इस बैरूनी सूरत हाल से मख्फी रखे हुए है और इस झूठ को बोलने की बुनियादी वजूहात क्या है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, मौजूदा सूरत हाल देखी जाए, बैनुल अक़वामी सतह पे अगर इस पे गुफ्तो शुनीद देखी जाए तो बहुत ज्यादा नहीं हुई,
लेकिन राहुल गांधी ने एक सवाल उठाया, उससे पहले कुछ नौजवानों ने यह सवाल उठाया, कुछ वीडियो मंजर-ए-आम पे आई, भारत ने इसे तस्लीम नहीं किया और जो चाइना है उसने इसका दावा नहीं किया। असल हकाइक क्या दिखाई देते हैं इस पूरे मंजरनामे में? जी, एक तो आई थिंक एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि जो अरुणाचल प्रदेश है इसको चाइनीज जगनांग बोलते हैं और ये उनका क्लेम है साउथ तिब्बत है और ये किस जमाने में तिब्बत का हिस्सा भी था। मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं एनडीयू में था, एक चाइनीज 4 स्टार जनरल आए थे, डेलीगेशन था और वहां पे बड़ा मैप लगा हुआ था साउथ एशिया का। वो स्पेशली जाके उन्होंने देखा कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया को कैसे शो किया, तो हमने डॉटेड डिस्प्यूटेड लिखा, तो कहते बहुत अच्छा कि आप लोगों ने, बिकॉज ये हमने वापस लेना है। तो ये है 2005 की बात है और उससे पीछे आप चले जाएं 1962 में भारत की ठुकाई हुई थी अक्साई चिन में और नीचे जो है इसी अरुणाचल प्रदेश में, साउथ तिब्बत में, सारी दुनिया को पता है वहां काफी ज्यादा एडवांस किया था। चाइना फिर वॉलंटरली वापस गया था और उसमें बहुत ज्यादा भारत की जगह असाई भी हुई थी। अच्छा, थोड़ा सा क्विकली मैं पिछले 6 साल की ना मिलिट्री की परफॉर्मेंस जरूर बता दूं कि कितना झूठ बोलता है भारत जो है। 7 साल 2019 आपको पता है अभिनंदन को आपने गिराया, 2 जहाज गिरे, उन्होंने उसको अवार्ड दिया। उसके बाद 2020 में चाइना ने 4,500 स्क्वायर किलोमीटर लिया इनसे लद्दाख में, गलवान वगैरह में, जिसमें इनका कर्नल भी मारा गया था। और मूडी साहब ने मेंशन किया इंट्रो में कि वो ना कोई हमारी सीमा में घुसाया ना घुसा हुआ है। फिर अभी 2025 पाकिस्तान ने ठुकाई की है, ठीक ठाक जो है जहाज गिरे, सारी दुनिया को पता है और आज ये फिल्में बना रहे। अभी सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि 2026 आ गया और उसमें रिपोर्ट यही है कि जून में चाइनीज इनकर्जन शुरू हुई और उसमें कई जगह पे लोग कह रहे हैं 60 किलोमीटर है, कहीं 30 है। अभी जैसा आपने जिक्र किया, जो ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन जो है उनके यंगस्टर्स गए थे और उनको फिर बॉर्डर पे जाने नहीं दिया गया, 15-20 किलोमीटर पहले रोक लिया गया और जो मिलिट्री है या इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स है उनका, जी आप आगे नहीं जा सकते। इसका मतलब है कि दाल में ना सिर्फ काला है बल्कि सारी दाल काली है और सिर्फ अभी मोदी इस वक्त जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि उनका इलाका चाइना ने लिया। चाइना की एक पॉलिसी रही है कि जो डिस्प्यूटेड इलाके आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लेने हैं। इसको भारत खुद इस्लामी स्लाइसेस कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप निबल करते हैं, 1 साल खामोशी रहेगी, अगले साल फिर आ जाएंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि ये भी ब्रिक्स समिट हो रही है सितंबर के शुरू में भारत में और ये पहले भी हो चुका है कि जब भी मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात होती है कहीं ना कहीं कार्रवाई चाइना डाल देता है इनको। तो मेरे ख्याल में बड़ी शर्मिंदगी है। अरुणाचल प्रदेश के वीडियो में ये भी लोग कह रहे हैं जी कि हम ठीक है, खुदा हाफिज, फिर हम चाइना का हिस्सा होंगे। कई लोग खुश हो रहे हैं कि कम से कम किसी डेवलप इलाके में जाएंगे, ना वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना कोई डेवलपमेंट है, एक झूठ का बाजार गर्म किया हुआ है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि कल परसों की इत्तलात ये थी कि बांग्लादेशी जो वजीर आजम है वो भारत नहीं जाएंगे, ब्रिक्स इजलास में वो शिरकत नहीं करेंगे और उसकी वजह ये बताई गई कि जब तक हसीना वाजिद की वापसी नहीं हो जाती सिफारती ताल्लुकात जो हैं वो भारत के साथ जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। तो अब ऐसी सूरत हाल में अगर ये वाला मंजरनामा होता है और इसमें कशीदगी मजीद बढ़ती है, अंदरूनी तौर पे सवालात और होते हैं और कांग्रेस इसको मजीद हवा देती है, तो क्या ये मुमकिनात में से है कि सदर शी जिनपिंग जो है वो भी भारत का दौरा मनसूख कर दें? और अगर वो करते हैं तो फिर इसके नताइज क्या होंगे? पॉसिबिलिटी है, लेकिन वही है, एक कमिटमेंट होती है। देखें, जब समिट होती है ब्रिक्स की तो एक आप कह लें स्टैंडिंग प्रोसीजर है कि तमाम जो हेड्स ऑफ स्टेट है वो आते हैं। तो वो एक जिस तरह एससीओ की समिट हुई थी तो मोदी साहब भी गए थे। तो ये भी देखना है कि कहां तक जो है ना इस चीज को भारत जो कवर कर सकता है। सो दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बांग्लादेश पे मैं क्विकली बता दूं कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंशाल्लाह बिल्कुल कभी नहीं जाएंगे। इनकी बड़ी कोशिश है कि उनको ला के कोई टॉकिंग पॉइंट्स क्रिएट किए जाएं कि जी हमने दोबारा दोस्ती कर ली है। उनको अभी इनवाइट किया सऊदी प्रिंस जो MBS ने और मोस्ट लाइकली वो सऊदी अरेबिया का दौरा करेंगे। और ये भी खबर है जो टर्किश मीडिया में यहाँ पे चल रही है कि शायद बांग्लादेश में बिकम पार्ट ऑफ, तो ये आई थिंक बहुत बड़ा झटका होगा, लेकिन अभी इस पे हम आई थिंक इसको कंफर्म नहीं कर सकते। बाकी नॉर्थ ईस्ट देखें, बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये इम्पैक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को भी, आसाम को भी, और जो बाकी 6 रियासतें हैं जिनको 7 सिस्टर्स कहते हैं वहां पे जो आग लगी, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है। और के जमाने में जब पश्चिमी पाकिस्तान था तो यहाँ से बड़ी एक्टिविटी होती थी। तो अभी भी भारत को ये खतरा है। फिर चाइना एक बेस बना रहा है वहां पे, लाल मुनीर हाट एक जगह है नॉर्थ वेस्ट बांग्लादेश में जो बिल्कुल चिकन नेक के पास है। तो वहां से अगर लेट्स से चाइनीज या पाकिस्तानी मिलिट्री की प्रेजेंस होती है, इंटेलिजेंस की, भारत के लिए बड़े मुश्किलात है। ऊपर से फिर चाइना का प्रेशर है नॉर्थ से। तो इस लिहाज से जो है ना अरुणाचल प्रदेश इज वेरी इंपॉर्टेंट।
और इसमें अभी देखना यही है कि भारत की जो मिलिट्री है वो भी खामोश है। मैं हैरान होता हूँ कि ये कहते हैं 4th लार्जेस्ट मिलिट्री एंड ऑल दैट, कि ये इनकी 7 साल आप देख लें परफॉर्मेंस जो है पै दर पै इनको ठुकाई हुई है, और बजट ये बढ़ाई जा रहे हैं, मतलब $100 बिलियन से ज्यादा हो गया। तो मेरे ख्याल में इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन, और शायद यही वजह है ब्रिक्स समिट की वजह से कि भारत का जो गवर्नमेंट है, भारत की मोदी हो गया या मिलिट्री की तरफ से कोई जो है सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे बाप दादाओं की जमीन थी, हमारी चरागाहें थी, हमारे जानवर भी जाते थे, हम जाके रहते थे, तो आज जो हमें आप डिनाई कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली यही लग रहा है कि गलवान की तरह कोई आई थिंक अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अवामी सतह पे थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए ये बताइए कि अरुणाचल प्रदेश के जो लोग हैं सकाफती एतबार से वो किसके ज्यादा करीब तर हैं, और दूसरा ये कि जब एक वजीर खड़ा होकर ये कह दे कि हदबंदी का मसला है, तो हदबंदी के मसले में फिर 60 किलोमीटर क्या, 30 किलोमीटर क्या और 100 किलोमीटर क्या, वो तो जहां जहां तक मसला है वहां तक आके बैठा जा सकता है। इनकी हिम्मत होगी तो ये वहां से आगे चले जाएंगे, उनकी हिम्मत होगी तो वो आ जाएंगे। तो ये अगर वजीर कन्फेस कर ले तो फिर उसकी हैसियत क्या होती है? आई थिंक इंटरेस्टिंग सवाल है। देखें, एक तो देवर पार्ट ऑफ तिब्बत जो इलाका था, इसका मतलब है कि तिब्बतन कल्चर है, तो दे आर बेसिकली कॉल्ड बर्मा मंगोलाइट रेस कहा जाता है। और किसी हद तक आप देखें इनकी जड़ें चाइना वाली साइड पे भी हैं, बिकॉज अगर आप उनके फेसेस देखें, और भारत में इनका बड़ा मजाक होता है, इनको चिंकी कहते हैं, और कई दफा वो बड़ा इतराज करते हैं, चाहे वो असम के हों, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों या बाकी स्टेट्स के, और उनको मैल ट्रीट भी किया जाता है। तो कल्चरली अगर देखा जाए तो दे आर मोर ऐसे रिलेटेड टू तिब्बत। ठीक है, वहां पे हिंदुइज्म भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, और काफी तादाद में है। लेकिन आई थिंक अल्टीमेटली इफ यू लुक एट देयर कल्चरल रूट्स जो है वो तिब्बत में या चाइना में ज्यादा है। उनके फीचर्स देख लें, उनकी बाकी रसूमात देख लें, उनका रहना सहना देख लें, पहाड़ी लोग हैं। तो एक तो ये फैक्टर है। बाकी जो है इसमें आपने सब मेंशन किया है, जो किरण रिजिजू इनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने, क्योंकि ही कम्स फ्रॉम द सेम एरिया, नॉर्थ ईस्ट के हैं, तो उनको आगे किया गया जी कि आपको स्टेटमेंट दें। तो ये उनका कहना है जी कि डिमार्केशन का मसला है, तो फिर आई थिंक बहुत ज्यादा आई वुड से कि कमजोरी की अलामत है कि आपको, और ये कुछ 4000 या 3.5 से 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है जो अनमार्क्ड है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहां पे चाइना जब चाहता है इनकर्जन कर लेता है, कब्जा कर लेता है, और आप कहते हैं ये परसेप्शन की लाइन है, हमारी अलग परसेप्शन है। सो बेसिकली जिस तरह जयशंकर ने कहा था ये मेरा दिमाग खराब है, मैं चाइना से पंगा लूं, तो देखें एसिमेट्रिक लड़ाई में इनकी जरूरत ही नहीं है कि चाइना को आंखें दिखाएं। ये सिर्फ पाकिस्तान ही है जो एसिमेट्रिकली कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स हो गया, हम लड़ पड़ते हैं। हम तो नहीं फिर लेट्स से कोई उसके अंदर कोई भी ख्याल करते कि वो बड़ी फोर्स है। तो ये फर्क है एटीट्यूड्स का, ये बनिया है इसकी, जहां पे पता हो इसको बड़ी फोर्स है तो वहां पे ये भीगी बिल्ली बन जाती है। मेरा एक आखिरी सवाल ब्रिगेडियर साहब, आप क्या समझते हैं कि कांग्रेस इस मामले को किस हद तक उठाएगी, किस हद तक पॉलिटिसाइज करेगी, और उसके नताइज क्या निकलेंगे? आई थिंक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखें, अभी तो लग रहा था 2 साल पहले कि शायद मोदी इज अनस्टॉपेबल और आरएसएस बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपने देखा है कि विद इन 1 ईयर बड़ा चेंज है, स्पेशली जब से ये कॉकरोच जनता पार्टी सामने आई यंगस्टर्स की। अभी तो जो जनरेशन अल्फा भी बाय निकल आई है, तो वहां पे अभी एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हुआ। फिर आहिस्ता था लोगों ने बोलना शुरू किया, लिबरल्स ने बोलना शुरू किया है। आप देख लें कि अभी गोदी मीडिया जो डिफेंसिव है, तो मेरे ख्याल में कांग्रेस जो है वो फुल फायदा उठाएगा। आई थिंक राहुल गांधी ने ऑलरेडी मेंशन भी किया है, लेकिन शायद थोड़ा फौज को कवर करने के लिए कि जी वो जो पेट्रोलिंग एरिया वहां पे नहीं जाने दिया जा रहा, ये ऐसे नहीं होता। बेसिकली एरिया हैज बीन कैप्चर्ड, तो उधर क्या मतलब उन्होंने कोई इजाजत देनी है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस खड़ी होगी जी कि आप तशरीफ ले आए। तो मेनली ही आई थिंक कांग्रेस इज गोइंग टू एक्सप्लॉइट इट। बाकी आरएसएस और बीजेपी की आदत है कि ये फिर उसको 62 से लिंक करेंगे जी कि नेहरू के टाइम पे हुआ था, तो ये आई थिंक मड स्लिंगिंग चलती रहेगी। बट गुड फॉर दी आई थिंक रीजन के भारत को अपनी अंदर पड़ी रहे, और इस तरह की बेशुमार देखें, बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार इंटरनल लेट्स से फ्रीडम मूवमेंट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। और मेरे ख्याल में ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला मसला है, ये काफी डेंट करेगा बीजेपी की गवर्नमेंट को, ये काफी डेंट करेगा बीजेपी की गवर्नमेंट को, और ये बीजेपी की गवर्नमेंट के एक डाउनफॉल के तौर पे देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकाल खान साहब वक्त देने के लिए।